मेरा नाम जगमोहन सिंह है। कभी कभी इंसान को अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए बदलना पड़ता है, और कुछ ऐसे हालात में बदलना पड़ता है जब हम जानते हैं कि हमारे लिए हमारे अपने बहुत ज़रूरी हैं। हल्की हल्की धूप खिड़की के पर्दे से छनकर कमरे में बिखर रही थी। तभी मेरा दरवाज़ा बजने लगा। मैं उठने ही वाला था कि मेरा पोता नक्श कहने लगा, दादाजी दरवाज़ा खोलो, मुझे आज भी आपके साथ ही स्कूल जाना है। पापा कहते हैं कि तुम दादाजी की वजह से लेट हो जाते हो, मगर मैं आपके साथ ही जाना चाहता हूँ। मुझे आपके साथ स्कूल जाना अच्छा लगता है। मैं उठा, घड़ी पर नज़र गई तो वहाँ 7:10 हो रहे थे और नक्श सुबह के 8:30 तक स्कूल जाया करता था। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और नक्श को गोद में उठाकर कहा कि बेटा जाओ, जाकर जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं ही तुम्हें स्कूल छोड़ आऊँगा। इतने में ही बहू आ गई और नाक चढ़ाते हुए कहने लगी कि आपने इसकी आदत बिगाड़ दी है पापा। नक्श का एडमिशन हमने बड़े स्कूल में करवाया है, वहाँ बड़े लोगों के बच्चे आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर अपने पेरेंट्स या ड्राइवर के साथ, मगर आप तो मेरे बेटे को गरीबों की तरह रिक्शा में बैठाकर स्कूल लेकर जाते हैं। लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। मैंने कहा, बहू मैं नक्श को रिक्शा में इसीलिए ले जाता हूँ क्योंकि उसे बाहर का वातावरण बहुत अच्छा लगता है। खुले रिक्शा में बैठकर हवा धूप सब महसूस होता है, लेकिन गाड़ी तो बंद हो जाती है और तुमने ड्राइवर से कहा हुआ है कि गाड़ी के अंदर धूल मिट्टी नहीं आनी चाहिए। ड्राइवर इसीलिए गाड़ी का शीशा बंद रखता है। मेरे पोते को बाहर का कुछ भी देखने को और महसूस करने को नहीं मिलता। मेरे साथ उसे खुली हवाओं में खुशी मिलती है। आसपास खेलते हुए बच्चों को देखकर वो बहुत ही खुश होता है। आसपास का माहौल देखकर उसे सुकून मिलता है, क्योंकि तुम उसे प्रदूषण से बचाने के चक्कर में घर में कैद करके रखती हो, जिसकी वजह से हमारा नक्श बाहर की दुनिया से दूर होता जा रहा है। मेरी बात सुनकर बहू को गुस्सा आ गया था। उसने चिल्लाते हुए कहा, तो फिर आप क्या चाहते हैं कि मैं अपने बेटे को बीमार पड़ने दूं? बहू लगातार बोलती रही थी। नक्श डरा सहमा मेरे पीछे खड़ा हुआ था। मैं बहू के ज्यादा मुंह नहीं लगता था, क्योंकि मैं जानता था कि वो बहुत तेज जुबान की है और उसके शब्द हमेशा कड़वे होते हैं। जबकि मेरा बेटा आकाश ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो बहुत ही समझदार था। उसने कभी अपनी पत्नी के कहने में आकर मेरा दिल नहीं दुखाया था। अक्सर बेटे अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने माता पिता के साथ गलत व्यवहार करते हैं, मगर मेरा बेटा ऐसा नहीं था। वो हमेशा सच बोलता था और सच का साथ देता था। अगर गलती उसकी पत्नी की होती थी तो वो उसे ही डांटा करता था। आज भी जब उसने अपनी पत्नी की तेज आवाज़ सुनी तो फौरन अपने कमरे से बाहर निकल कर आया और कहने लगा, क्या बात है रागिनी, क्यों इतना शोर मचाया हुआ है? रागिनी बहू ने कहा कि देख लो अपने पापा की हरकतें। तुम्हारे पापा से मैंने इतना कह दिया कि आप मेरे बेटे को रिक्शा में स्कूल क्यों लेकर जाते हो, तो उन्होंने फिलॉसफी झाड़नी शुरू कर दी। अरे हम अमीर लोग हैं, हमारे पास गाड़ी है, नौकर है, ड्राइवर है, इस घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो फिर तुम्हारे पापा क्यों मेरे बेटे को गरीबों की तरह स्कूल छोड़ने जाते हैं? मैं तो कहती हूँ, क्या तुम उसे स्कूल छोड़कर आया करो, क्या तो फिर ड्राइवर उसे स्कूल छोड़ आया करेगा। मगर तुम भी मेरे बेटे को अपने पापा के साथ ही भेजते हो। तुम्हें भी अच्छा लगता है अमीर होते हुए गरीबी जाहिर करना? आकाश ने घूरकर अपनी पत्नी की तरफ देखा और कहने लगा कि अगर हम लोग अमीर हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर बात में शो ऑफ करते फिरे। मेरे माता पिता ने मुझे दिखावा करना नहीं सिखाया है। और तुम ये बात क्यों भूल जाती हो कि अगर पापा नक्श को स्कूल लेकर जाते हैं तो नक्श को भी पापा के साथ स्कूल जाना बहुत पसंद है। वो अपने दादा के साथ घर से बाहर निकलना पसंद करता है, तो उसे जाने दो। हमें अपने बच्चों की खुशी की फिक्र होनी चाहिए, ना कि अमीरी गरीबी देखनी चाहिए। और हाँ, अब हंगामा करना बंद करो। नक्श को स्कूल के लिए देर हो रही है, जल्दी से रेडी करो उसे। अपने पति की बात सुनकर बहू पूरी तरह से खामोश हो गई थी, क्योंकि मेरे बेटे ने कभी उसकी गलत बात को सही साबित नहीं किया था। उसने हमेशा गलत बात को गलत ही कहा था। बहू गुस्सा करती हुई और नक्श का हाथ झंझोड़कर पकड़ती हुई कमरे से चली गई थी। आकाश ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि माफ़ करना पापा, आप इसकी बातों का बुरा मत मानना। आप तो जानते हैं कि ये ज़ुबान की बहुत तेज़ है। मैंने कहा, हाँ हाँ बेटा, मैं सब जानता हूँ, और तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? गलती किसी की नहीं है बेटा। मैं जानता हूँ कि बहू को पसंद नहीं मैं नक्श को अपने साथ रिक्शा में स्कूल लेकर जाया करूँ, मगर मैं क्या करूँ, वो ज़िद करता है, उसे अच्छा लगता है।
अब मेरा पोता अपने दादा से कोई जिद करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उसकी जिद पूरी ना करूं। वो मुझसे जैसा कहता है मैं वैसा ही करता हूँ। जब मैंने अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी की है तो वो तो फिर भी मेरा पोता है, मेरी जान है। आकाश कहने लगे कि जी जी पापा, मैं जानता हूँ। अच्छा, आपने नाश्ता किया? मैंने कहा नहीं बेटा, अभी करता हूँ, बल्कि जल्दी कर लेता हूँ वरना नक्श स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। आकाश ने नौकरानी को जोर से आवाज लगाई और कहने लगा, सविता जल्दी से पापा के लिए नाश्ता तैयार कर दो और नक्श का नाश्ता भी तैयार कर दो। नौकरानी ने जोरदार आवाज देकर कहा कि जी साहब, अभी करती हूँ। आकाश धीमे से मुस्कुराया, जैसे अपनी पत्नी की हरकत से शर्मिंदा हो रहा हो। फिर उसके बाद वो अंदर चला गया था और मैं वापस पलटकर अपने कमरे में आ गया था। जल्दी से तैयार हुआ, नाश्ता किया और पोते को स्कूल छोड़ने के लिए चला गया था। बहू के अंदर दिखावा करने की बहुत आदत थी। हालांकि वो खुद एक मिडिल क्लास फैमिली की रहने वाली थी। जब से वो हमारे घर में आई थी उसे अमीर बनने का भूत सवार हो गया था, क्योंकि हम खाते पीते लोग थे और हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। आकाश मेरा एक ही बेटा था, जबकि मेरी 3-3 बेटियां थीं। मैं आपको उन दिनों की कहानी बताता हूँ जब इसी घर में मेरा भरा पूरा परिवार रहता था। अपने बेटे की जगह मैं कमाने के लिए निकलता था और बहू की जगह घर में मेरी पत्नी का राज होता था। मेरी पत्नी शालू, मेरी सबसे बड़ी बेटी अंजना, मंजली बेटी रचना और सबसे छोटी बेटी आकृति, और फिर उसके बाद मेरा इकलौता और सबसे छोटा बेटा आकाश। ये चारों मिलकर घर में खूब शोर मचाया करते थे, खूब रौनक किया करते थे। चारों की हंसी घर में ऐसे गूंजती थी जैसे घर की एक एक दीवार से मोहब्बत की खुशबू आ रही हो। मेरी पत्नी शालू एक संस्कारी और धार्मिक औरत थी जो दिन रात पूजा पाठ करने में लगी रहती थी। हम शुरू से ही खानदानी लोग थे और शुरू से ही अमीर थे। मेरे पिता श्री नारायण दास के पास बहुत जमीन जायदाद थी। मेरा कोई भाई बहन नहीं था, इसलिए मेरे पिता की सारी जायदाद मेरे पास आ गई थी। मैंने अपने पिता की जायदाद को बर्बाद नहीं किया था। मैं उनके गांव की सारी जायदाद बेचकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छी जिंदगी देने के लिए शहर लेकर आ गया था। यहाँ आकर हमने एक खुशहाल जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी थी। बच्चों के भविष्य के लिए उनकी शिक्षा का भी खूब ख्याल रखा था। मेरी तीनों बेटियां और मेरा बेटा बहुत आज्ञाकारी थे। मेरी पत्नी ने उनको बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। मेरी बेटियों ने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। मेरे बेटे ने कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं की थी और ना ही वो गलत संगत का शिकार था। शहर में आकर मैंने तेल का कारोबार किया था और हमारे तेल के कोल्हू चलते थे। पहले जब मैं हट्टा कट्टा हुआ करता था और बेटा जब जिम्मेदारी संभालने के लायक नहीं था, तब मैं अपना काम अच्छे से देखता था। सब कुछ मेरे हाथ में था। ऊपर वाले की कृपा से हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरी पत्नी के भी बहुत सारे जेवर थे और बेटियों को भी मैं हर साल सोने की कोई ना कोई चीज़ उनके बर्थडे पर गिफ्ट किया करता था। हमारे घर में ज़मीन भी पड़ी हुई थी, शहर में भी ज़मीन थी और 2 तेल के कोल्हों की फैक्ट्रियाँ चल रही थी। मेरा जो कुछ भी था वो मेरे बेटे का ही था। बेटियां तो एक न एक दिन विदा हो जानी थी और ऐसा ही हुआ था। एक एक करके मेरी तीनों बेटियों के अच्छे परिवारों से रिश्ते आए और मैंने उन तीनों को खुशी खुशी और इज्जत के साथ विदा कर दिया था। मैं और शालू बहुत खुश हुए थे कि तीनों बेटियां इज्जत से विदा हो गई हैं और तीनों ही अच्छे परिवार में गई हैं, जिनकी तरफ से हमें कोई फिक्र नहीं थी। वो तीनों अपनी ससुराल में बहुत खुश थी और एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। मेरी पत्नी शालू बेटियों के जाने के बाद बीमार रहने लगी थी, क्योंकि जब मेरी बेटियां यहाँ रहती थी तो घर के सारे काम वही किया करती थी। मेरी पत्नी और बेटियों को आदत थी अपने अपने काम खुद करने की, इसलिए मुझे कभी घर में नौकरानी रखने की ज़रूरत ही नहीं हुई थी। मगर जब देखा कि बेटियों के जाने के बाद शालू से घर का काम नहीं होता और वो बहुत ही परेशान रहती है, उसकी सेहत अब इस काबिल नहीं रही कि वो घर का काम कर सके। फिर हमारा घर भी अच्छा खासा बड़ा था और जितना बड़ा घर था इतने ही ज़्यादा काम थे। आकाश ने कहा कि पापा, हमें मम्मी के लिए घर में मेड रख लेनी चाहिए, मम्मी को आराम की ज़रूरत है। मैंने कहा बेटा ठीक है, जैसा तुम कहते हो। इसलिए मैंने एक नौकरानी नहीं बल्कि 2 नौकरानियों का बंदोबस्त किया था। एक नौकरानी घर के सारे काम संभालती थी और दूसरी नौकरानी खाना बनाया करती थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। बेटी अभी कभी कभी अपने मायके आती थी और अच्छा वक्त गुजार कर चली जाती थी। मगर फिर एक वक्त ऐसा आया जिसने मेरी पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया था। वो वक्त ऐसा था जिसे मैं आज भी याद करता हूँ
तो मुझे खुद पर गर्व महसूस होता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि मैंने जो भी किया अपने होशो हवास में और बहुत अच्छा किया। एक दिन मैं फैक्ट्री से वापस घर आया तो आकाश और शालू खाने पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तब मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा था और उसकी पढ़ाई का आखिरी साल चल रहा था। मैं चाहता था कि मेरा बेटा मेरा कारोबार संभाले, इसलिए मैंने उसे मौका भी दिया था कि तुम पहले आराम से अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद काम पर ध्यान देना। यही वजह थी कि वो मेरे काम के बारे में ज़्यादा जानता नहीं था, बस फैक्ट्री के कभी कभी एक दो चक्कर लगा लिया करता था। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो शालू और आकाश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। शालू जल्दी से मेरे पीछे पीछे कमरे में आई और मेरे कपड़े निकालते हुए कहने लगी कि आज बहुत तेज़ की भूख लगी है, हम आपका बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। आज आपको शायद देर हो गई है। मैंने कहा, तुम लोग मेरे चक्कर में क्यों भूखे रहते हो? तुम लोग खाना खा लिया करो। मेरी पत्नी ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहा कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे परिवार के किसी भी एक सदस्य ने अलग और अकेले बैठकर खाना खाया हो। हम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ ही खाना खाते आए हैं, तो फिर हम आपके बिना खाना कैसे खा लेते? मैंने कहा कि अच्छा बाबा, मैं अभी नहाकर आता हूँ, उसके बाद साथ बैठकर खाना खाते हैं। जैसे ही मैं नहाकर बाथरूम से निकला तो अचानक मुझे घबराहट सी महसूस होने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में कर लिया हो। मुझे लगा कि शायद गर्मी का असर है। मैं तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचा तो गरम गरम खाना मेरा इंतज़ार कर रहा था। मेरी पत्नी ने जल्दी से मेरी प्लेट में खाना निकाला। हम लोग खाना खा रहे थे और मैं साथ ही साथ आकाश से बातें भी कर रहा था कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? अब कितना समय रह गया है तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने में? वो मुझे बता रहा था कि बस पापा, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट का इंतज़ार होगा। अचानक खाना खाते हुए मेरे सीने में एक ज़ोरदार दर्द उठा। मैंने जल्दी से अपना सीना पकड़ लिया। शालू और आकाश मुझे देखकर घबरा गए और कहने लगे कि क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसा लग रहा है जैसे सीने में दर्द हो रहा है। तभी मेरी पत्नी और बेटे ने खाना छोड़ दिया। मैं खुद को बहुत संभालने की कोशिश कर रहा था, इस दर्द को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर मैं खुद पर काबू न कर पाया और बेहोश हो गया। मेरे बेटे और पत्नी ने मुझे फौरन पकड़ लिया, मुझे संभालने की कोशिश की, मुझे होश में लाने की कोशिश की, मगर मेरी कंडीशन ज़्यादा ही बिगड़ चुकी थी। उन दोनों को घबराहट होने लगी और उन्होंने फ़ौरन ड्राइवर को आवाज़ लगाई। मेरे बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आप घर में रहो, मैं पापा को अस्पताल लेकर जाता हूँ, आप फ़िक्र मत करो, पापा ठीक हो जाएंगे। मेरी पत्नी फूट फूट कर रो रही थी और बेहद परेशान हो रही थी कि आखिर उसके सुहाग को क्या हो गया। मैं तो बेहोश था, मुझे कुछ पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन अगले दिन जब मुझे होश आया तो मेरी पत्नी, बेटा, साथ ही तीनों बेटियां और दामाद भी मौजूद थे। उन सबको एक साथ देखकर मैं परेशान हो गया था। दर्द की चुभन अभी भी मेरे सीने में थोड़ी सी थी। मैंने कहा, क्या हुआ? तो उन लोगों ने फौरन मेरी तरफ देखकर मेरी तबीयत के बारे में पूछा। मुझे नहीं लगता था कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, मगर मेरी पत्नी ने कहा कि अब आपको अपना ज़्यादा ख्याल रखना होगा। बेटे ने कहा कि पापा, अब मैं आपको कोई काम नहीं करने दूंगा, काम मैं खुद करूंगा, आप सिर्फ घर में रहकर आराम करोगे। बेटियों ने भी यही कहा कि हाँ पापा, भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। मगर मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ऐसा भी क्या हो गया कि मेरे लिए सब इतना परेशान हो गए। मेरे दामाद भी मुझे समझाने लगे कि पापा, अब आपने बहुत काम कर लिया, ऊपर वाले का दिया आपके पास सब कुछ है। वैसे भी अब आपका बेटा इस लायक हो गया है कि घर की जिम्मेदारी उठा सकता है। 2 दिन मैं और अस्पताल में एडमिट रहा। घर आया तो वहाँ भी बेटियाँ, दामाद, बेटा और पत्नी सभी लोग मेरी फिक्र में घुले जा रहे थे। फिर मैंने तंग आकर उनसे पूछ ही लिया कि आखिर मुझे क्या हुआ है? तुम लोग मेरे लिए इतना क्यों परेशान हो रहे हो? मगर कोई भी मुझे कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं था। जब रात का समय हुआ और मेरी पत्नी मुझे दवाई देने लगी, मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा कि शालू, मुझे सच सच बताओ, मेरी तबीयत को क्या हुआ था? शालू की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी कि ऊपर वाले की कृपा हुई कि आप बच गए, आपको हार्ट अटैक आया था। पता है, हम सब लोग आपके लिए बहुत परेशान हो गए थे। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। बस अब आपको हमेशा अपना ख्याल रखना होगा, बल्कि मैं खुद आपका ख्याल रखूंगी। आपको कुछ हो जाता तो हम बेसहारा हो जाते, और मेरा बेटा, उसका क्या होता? इतना कहकर शालू की आंखों में आंसू तो थे ही, मगर चेहरे पर उदासी और भी ज्यादा बढ़ गई थी।
ये सब सुनकर मैं परेशान हुआ था, अपनी तबीयत के लिए नहीं बल्कि अपनी पत्नी के कहे गए उन शब्दों पर कि अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता और आकाश का क्या होता। बेटियां तो अपने घर की हो गई हैं, मेरा बेटा कैसे ये सब कुछ संभालेगा। मेरा बेटा जिसे मैंने और मेरी पत्नी ने बहुत प्यार दिया, अब मैं चाहता था कि मुझे अपने बेटे के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि अगर मैं ना भी रहूं तो मेरे बेटे को मेरी कमी महसूस न हो। मैंने अगले ही दिन वकील को घर बुला लिया था और वकील से कह दिया था कि मेरी सारी ज़मीन जायदाद और मेरा कारोबार सब कुछ मैं अपने बेटे के नाम कर रहा हूँ, मुझे वसीयत तैयार करवानी है। वकील ने मेरा काम कर दिया था। जब ये बात मैंने अपने बेटे और पत्नी को बताई तो बेटे की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा कि पापा आपने ऐसा क्यों किया, आखिर ये सब करने की आपको इतनी भी क्या जल्दी आ रही थी, और वैसे भी ये सब कुछ आपका हो या मेरा, बात तो एक ही है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि नहीं बेटा, मैंने देखा है कि माता पिता इस दुनिया से चले जाते हैं और अपनी औलाद को उनके असली हक से तरसा देते हैं। अगर उस दिन मुझे सच में कुछ हो जाता तो तुम्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता बेटा। तुम्हारी उम्र कम है, तुम कुछ नहीं जानते, तुमने अभी तक सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की है, बाकी तुम मेरा काम भी नहीं जानते, इसलिए मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है। अब ये सब कुछ तुम्हारा है और इसको संभालना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरे बेटे को इस बात से बहुत शिकायत हो रही थी, मगर एक न एक दिन तो मुझे ये काम करना ही था। मुझे नहीं पता था कि ये काम मुझे इतनी जल्दी करना पड़ जाएगा। मुझे नहीं पता था कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो जाएगी कि मेरे घर वाले मेरे लिए परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैंने ये सब कुछ किया था कि दोबारा अगर ये दिन आए तो मेरे बेटे को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। वक्त गुजरता जा रहा था। धीरे धीरे मेरे बेटे ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था और उसने मुझे कहा भी था कि पापा आप घर में रहकर आराम करेंगे। वो रात को घर आता था तो सब कुछ समझाया करता था कि उसने कितना कारोबार किया, हमें कितना प्रॉफिट हुआ और हमें कितना नुकसान हुआ। मैं देख रहा था कि मेरे बेटे के हाथ में जब से मैंने उसका हक उसे दिया था, वो एक एक काम जिम्मेदारी से निभा रहा था, बल्कि मुझसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना काम कर रहा था। ये सब देखकर मेरा दिल खुश हो गया था। माता पिता की इज्जत तो वो हमेशा से ही करता था, बहनों के प्रति लगाव भी उसका और ज़्यादा बढ़ गया था। एक दिन मेरी पत्नी कहने लगी कि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, अभी तक हमने अपने बेटे की शादी के बारे में नहीं सोचा। मैं सोच रही हूँ कि अब हमें आकाश की शादी कर देनी चाहिए। उसकी जीवन साथी घर में आ जाएगी तो उसे और भी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। मैंने कहा तुम ठीक कह रही हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तुम लड़की तलाश करो या फिर अगर आकाश को कोई लड़की पसंद है तो वो बता देगा। मगर आकाश को कोई लड़की पसंद नहीं थी। रागिनी को मेरी पत्नी ने ही पसंद किया था। वो हमारे पुराने रिश्तेदारों की जानने वाली थी। जब हम लोग उसके घर रिश्ता लेकर गए तो हमने देखा कि रागिनी के परिवार वाले मामूली से लोग थे और बहुत सादा जिंदगी गुजार रहे थे, मगर हमें इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। मेरी बेटियों को और पत्नी को रागिनी बहुत पसंद आई थी और हमने फौरन ही उसके पिता से अपने बेटे के लिए उसका हाथ मांग लिया था। उन लोगों को भी बहुत खुशी हुई थी। आखिरकार उनकी बेटी अमीर घर की बहू बनने जा रही थी। इस तरह रिश्ता तय हुआ और बहू हमारे घर आ गई थी। लेकिन शादी के कुछ दिनों तक तो वो बिल्कुल ठीक रही थी। उसके बाद उसने अपनी हरकतें दिखाना शुरू कर दी थी। उसका स्वभाव कुछ अच्छा नहीं था। हमारा बेटा हमारे साथ वक्त गुजारता था, घर आता तो हमारा आशीर्वाद लेता था, घर से जाता तो हमारा आशीर्वाद लेकर घर से निकलता था। यही बातें उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो चाहती थी कि उसका पति उसकी मुट्ठी में बंद रहे। वो बस अपने पति से हमेशा यही कहती रहती थी कि तुम मुझे समय नहीं देते, हमेशा अपने माता पिता से चिपके रहते हो। बहू ने घर में आकर घर के माहौल को बदल दिया था। उसका व्यवहार मेरी बेटियों के साथ भी अच्छा नहीं रहता था, इसलिए बेटियों ने मायके आना ही छोड़ दिया था। उनका कहना था कि भाभी को हमारा मायके आना पसंद नहीं, हम नहीं चाहते कि कोई ऊंच नीच हो जाए और भैया भाभी का घर खराब न हो। मैं बहू की हरकतें देखता रहता था। वो सास को सास नहीं समझती थी, बल्कि अपनी सास पर हुक्म चलाया करती थी। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैंने एक दिन आकाश से उसकी शिकायत करनी चाही, तो शालू ने मना कर दिया और कहने लगी कि नहीं जी, ऐसा मत करो, बहू है ठीक हो जाएगी, अभी उसे इस घर में एडजस्ट होने में समय लग रहा है। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। बहू के आने के बाद घर का माहौल इतना सख्त हो गया था कि हमें उसके सामने फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता था। बहू ऐसा इसलिए करती थी
क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि सब कुछ उसके पति के नाम पर है। इसीलिए वो आकाश से कहती थी कि वो अपने माता पिता के लिए कुछ ना किया करे। मगर मेरा बेटा ऐसा नहीं था, वो अपनी पत्नी की बातों में आता ही नहीं था। रागिनी ने जब नक्श को जन्म दिया तो हमारे घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। और फिर पोते की शक्ल देखने के बाद एक दिन मेरी पत्नी की तबीयत इतनी खराब हुई कि वो बच न सकी। अचानक उसके सर में दर्द हुआ और उसके दिमाग की नस फटने से उसकी मौत हो गई। उसकी इस अचानक मौत पर मैं बहुत दुखी हुआ था। मेरे बेटे ने मुझे तसल्ली दी थी कि पापा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मम्मी चली गई तो क्या हुआ, हम सब हैं आपका ख्याल रखने के लिए। हम सब नहीं, सिर्फ मेरा बेटा था मेरा ख्याल रखने के लिए, क्योंकि जब तक घर में मेहमान थे तब तक तो बहू ने मेरी उनके सामने अच्छी खासी सेवा की थी। लेकिन उनके जाने के बाद बहू ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया था। वो आकाश के पीछे मुझसे बदतमीजी से बात किया करती थी। मैं किचन में जाता तो कहती कि आपने सारा किचन गंदा कर दिया है। नौकरानी से खाने के लिए कहता तो कहती कि नौकरानी आपके कामों के लिए नहीं है। मैं सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करता था, क्योंकि समझ गया था कि अब इस घर में मेरा राज नहीं बल्कि बहू का राज चल रहा है। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बेटे और बहू के बीच कभी कोई गलतफहमी हो। इसलिए मैं जितना होता सारी बातें अपने बेटे से छुपाने की कोशिश करता था और जैसी जिंदगी चल रही थी बस काट रहा था। वक्त गुजरता चला गया, जिंदगी में कोई खुशी और चमक बाकी न रही थी। बहू हमेशा यही कहती थी कि मैं अपने पोते से दूर रहा करूं, लेकिन मेरा पोता मुझसे बहुत प्यार करता था, बिल्कुल अपने पिता की तरह। मैं हमेशा यही सोचता था कि बहू का व्यवहार खराब है तो क्या हुआ, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है। इसलिए मैं अपने बेटे की खातिर बहू का कड़वा व्यवहार बर्दाश्त कर लिया करता था। नक्श को मेरे साथ बहुत खुशी मिलती थी, क्योंकि बहू उसे ना तो मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने देती थी, न उसे घर से बाहर लेकर निकलती थी और न ही खुद उसको समय दिया करती थी। सारा दिन मैं उसके साथ रहता था, उसका ख्याल रखता था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी किया करता था। ये बात तो मेरा बेटा भी देखता था कि मैं अपने पोते के लिए कितना कुछ करता हूँ, तभी तो वो अपनी माँ से ज़्यादा मुझसे अटैच है। मैं आप लोगों को ये बात बताता चलूँ कि मैं शुरू से ही अपने गले में एक मोटी चेन हमेशा से पहनता था। जब हमारी शादी की 7वीं एनिवर्सरी थी, तब शालू ने मुझे वो सोने की चेन गिफ्ट की थी। उसने कहा था कि ये चेन आप अपने गले से कभी मत उतारना, ये मेरी मोहब्बत की निशानी है। और तब से अब तक मैं हमेशा वो चेन पहने रहता हूँ। जब जब मैं उसे देखता हूँ मुझे अपनी पत्नी की याद आ जाती है। शहर में इन दिनों बहुत वारदातें हो रही थी, घरों में चोरियां हो रही थी, चलते फिरते चोरियां हो रही थी। एक दिन शाम के टाइम पर मैं अपने पोते को पार्क लेकर चला गया था। मैं पार्क के कोने में बैठ गया था, जबकि नक्श बच्चों के साथ खेल रहा था और मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ गप्पे लगा रहा था। और वहीं अधेड़ उम्र के दोस्त थे जो सालों से मेरे साथ थे और अक्सर मेरा पार्क में नक्श को लेकर आना जाना लगा रहता था। शाम के 6 बज चुके थे। मैंने नक्श से कहा कि चलो घर चलते हैं बेटा, बहुत देर हो गई है। पार्क हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। मैं नक्श का हाथ पकड़कर चल रहा था, तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी की नज़रें मुझ पर हैं, कोई हमारा पीछा कर रहा है। मैंने जैसे ही पलटकर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि शायद मेरा वहम होगा। उसके 2-3 दिन के बाद फिर से मुझे कुछ ऐसा ही लगा था, जैसे मेरे पीछे कोई है, कोई हमारा पीछा कर रहा है। अब की बार ऐसा तब हुआ था जब मैं रिक्शा में बैठा हुआ था और नक्श को स्कूल छोड़ने जा रहा था। पीछे काले रंग की एक गाड़ी थी जो लगातार हमारे रिक्शा के पीछे आ रही थी। मगर मैंने सोचा कि ज़रूरी नहीं कि ये गाड़ी हमारा ही पीछा कर रही होगी। गाड़ियाँ तो सड़क पर दौड़ती ही रहती हैं। कुछ दिनों के बाद मैंने फिर से उस गाड़ी को देखा था। मुझे काफ़ी कुछ अजीब लगा कि हर बार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, किसी की मुझ पर नज़र है। मगर मैं हर बार इस बात को नज़रअंदाज करता रहा था और यही सोचता रहा कि कोई मेरा पीछा भला क्यों करेगा। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए मैं घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहा था। मेरी तबीयत देखकर आकाश बहुत परेशान हो गया था। कभी मुझे डॉक्टर के यहाँ चेकअप के लिए लेकर जा रहा था, तो कभी घर में ही मेरी खूब सेवा कर रहा था। ये सब कुछ उसकी पत्नी को अच्छा नहीं लग रहा था। वो कमरे में जाकर आकाश से खूब झगड़ा कर रही थी। झगड़े की आवाज़ मुझे बाहर तक आ रही थी। वो मेरे बेटे को समझा रही थी कि ये सब कुछ तुम्हारा है और अब तुम्हारे पिता की उम्र हो गई है।
वो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। तुम्हें अपने बिजनेस को संभालना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, पर तुम हो कि अपनी छुट्टियां करके अपने पिता की सेवा में लगे हुए हो। तुम्हें पता है कि मेरे मायके के हालात कितने खराब हैं। आज तक तुमने उनके लिए तो कुछ भी नहीं किया और अपने पिता के लिए हमेशा बेचैन रहते हो। आकाश ने चिल्लाकर कहा कि खामोश हो जाओ, वो मेरे पिता हैं। तुम हमेशा बीच में अपने मायके वालों को कहाँ से लेकर आ जाती हो? तुम्हारे मायके वालों के लिए मेरी अलग अहमियत है और अपने पिता के लिए अलग। बहू और बेटे को झगड़ता हुआ मैं नहीं देखना चाहता था। मैं उदास हो गया था और सोचने लगा कि काश ऊपर वाला पहले जैसे दिन ले आए। पहले हम लोग कितने हंसी खुशी इस घर में रहते थे, मगर जब से बहू आई है, घर से तो जैसे रौनक ही खत्म हो गई है। अगली सुबह फिर से वही रूटीन था। हर सुबह की तरह मैं उठा, तैयार हुआ, नाश्ता किया और फिर नक्श को लेकर स्कूल के लिए रवाना हो गया था। मगर आज भी मुझे कुछ ऐसा ही महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई गाड़ी या फिर गाड़ी में बैठे हुए कुछ लोग। जब दोपहर को मैं नक्श को लेकर घर आया तो आकाश ने मुझे बताया कि पापा, बड़ी दीदी की नंद की शादी है, आपको याद है ना? मैंने अपने सर पर हाथ मारकर कहा कि अरे बेटा, मैं तो भूल ही गया था। इस उम्र में मुझे कहाँ कुछ याद रहता है। उसने कहा कि पापा, आज शाम को भी हमें वहाँ जाना है। दीदी मुझे सुबह से कई बार कॉल करके ये बात याद दिला चुकी है कि आज तुम लोगों को ज़रूर आना है। आप भी हमारे साथ चलना। शाम के 7 बजे तक सब लोग रेडी हो जाना। शाम को हम लोग मेरी बेटी के ससुराल जाने के लिए तैयार हो गए थे। आकाश गाड़ी चला रहा था। मैं पीछे वाली सीट पर अपने पोते के साथ बैठा हुआ था और आगे वाली सीट पर बहू रागिनी बैठी हुई थी। बहू ने पर्स से मोबाइल निकाला और चैट खोलते हुए कहने लगी कि देखिए, दीदी ने मुझे लोकेशन भेज दी है। आकाश ने कहा कि चलो अच्छी बात है, मैं जीपीएस सेट कर देता हूँ। 2 घंटे का रास्ता तय करने के बाद हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे। हमने फंक्शन एंजॉय किया। मेरी बेटियाँ मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। बहुत टाइम के बाद जो मिली थी। बहू की वजह से घर तो उनका आना होता ही नहीं था। वहाँ पर भी बहू मेरी बेटियों को कड़वी कड़वी बातें बोल रही थी, मगर मेरी बेटियों में अच्छे संस्कार थे। वो बड़ों की इज्जत करना जानती थी, इसलिए वो हर बात बर्दाश्त कर जाती थी। न जाने क्यों जब हम शादी हॉल में थे तो मुझे एक आदमी बहुत अजीब लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नज़र मुझ पर है। मेरा ध्यान उसी में उलझा रहा था। फिर रात के 11 बजे हमारे आने का टाइम होने वाला था, इसलिए हम वहाँ से निकलने लगे। रास्ते में हम लोग बातें कर रहे थे और रास्ता एंजॉय कर रहे थे। मेरा पोता मेरे साथ खूब ढेर सारी बातें कर रहा था और अपने दोस्तों के बारे में बता रहा था। अब गाड़ी हाईवे पर तेजी से दौड़ रही थी, लेकिन किसी को अंदेशा नहीं था कि कोई और भी है जो हमारी गाड़ी के पीछे पीछे है। पीछे एक काली गाड़ी चल रही थी और वो धीरे धीरे अब हमारी गाड़ी के और भी ज्यादा करीब आ गई थी, जिसमें 2 लोग बैठे हुए थे। चेहरे पर मास्क लगा हुआ था और आंखों में एक ऐसा इरादा था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। उसने अपने दूसरे आदमी से कहा कि बस 2 किलोमीटर दूर और फिर हमारे हाथ में मौका होगा। गाड़ी अब एक सुनसान रोड पर मुड़ चुकी थी। आसपास सिर्फ खेत ही खेत थे। थोड़ी दूर पर झाड़ियों की कतार आ गई थी और सड़क पर सिर्फ हमारी कार की आवाज़ थी। मैंने आकाश से कहा कि बेटा, तसल्ली से गाड़ी चलाओ, सुनसान हो रही है। तभी रागिनी बोल पड़ी और कहने लगी कि आकाश, तुम जल्दी गाड़ी चलाओ, इतनी दूर जाकर मेरी तो कमर में दर्द हो गया। मुझे जल्दी घर जाकर आराम करना है। मैं खामोश हो गया था, जिस पर मेरे बेटे ने भी घूर कर रागिनी की तरफ देखा था, लेकिन कुछ नहीं कहा था। उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया था। बस अब कुछ ही देर में हम घर पहुंचने वाले थे, लेकिन किसे पता था कि ये घर पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। जैसे ही गाड़ी थोड़ी दूरी पर जाकर पहुंची तो सामने से एक काली गाड़ी तेजी से आकर हमारी गाड़ी के सामने तिरछी खड़ी हो गई थी। आकाश को तेज ब्रेक लगाने पड़े थे। गाड़ी जोरदार झटके से रुकी। आकाश चौंक कर कहने लगा, ये कौन बदतमीज है, इसने गाड़ी बीच में क्यों रोक दी है? इतना कहने की देर थी कि गाड़ी से 2 लोग काले कपड़ों में उतरे थे। उनके चेहरे मास्क से ढके हुए थे। वो तेजी से निकले। एक के हाथ में बंदूक थी। मैं बुरी तरह से घबरा गया था। नक्श डरने लगा और मुझसे चिपट गया। कहने लगा, दादाजी, दादाजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने उसे तसल्ली दी। बहू भी चिल्लाने लगी थी कि ये क्या हो रहा है। आकाश ने फौरन दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी, लेकिन तभी एक नकाबपोश ने कार का पिछला दरवाज़ा खोला और झपट कर बाहर मुझे खींच लिया था। मैंने ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश की थी, आकाश, आकाश बेटा, लेकिन दूसरे आदमी ने मेरा मुंह दबा लिया था।
दूसरी तरफ मेरा पोता भी डरकर सहम गया था और दादाजी दादाजी कहने लगा। इससे पहले मेरा बेटा गाड़ी से बाहर निकलता, इससे पहले एक नकाबपोश ने बंदूक उसकी तरफ तान दी थी और गुस्से से कहने लगा कि ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, वरना यहीं तेरे बाप को खत्म कर देंगे। रागिनी जोर से चीख पड़ी थी, छोड़ो छोड़ो उन्हें। आकाश दहाड़ा, पापा। लेकिन जब तक वो लोग मुझे गाड़ी में बिठा चुके थे, मैं उन लोगों से अपने आप को अलग करने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर वो जवान थे और मेरा शरीर अब बूढ़ा हो चुका था, इसलिए मैं उनको अपनी ताकत नहीं दिखा सका था। मेरा बेटा कुछ कर पाता, इससे पहले ही गाड़ी धुएं के बादलों के साथ तेजी से आगे निकल गई थी। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हो गया था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा बेटा आकाश वहीं सड़क पर चीखता चिल्लाता रह गया था, मगर सुनसान सड़क पर उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं था। वो बदहवास खड़ा रह गया था। आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे कि उसके पिता के साथ आखिर ये सब कुछ किसने किया और कौन उसके पिता को किडनैप करके ले गया। जब गाड़ी में बैठने के बाद मेरे मुंह पर भी उन लोगों ने क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया और मुझे पता नहीं था कि वो लोग मुझे कब, कैसे और कहाँ लेकर जा रहे थे। मेरे बेटे की भी पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उसने कांपते हुए हाथों से मोबाइल निकाला था और पुलिस को फोन मिलाया था। बहू भी इस हादसे से बुरी तरह से घबरा गई थी और फूट फूट कर रो रही थी। उसे और मेरे पोते को बुरी तरह से डर लगने लगा था। मेरा बेटा अपनी पत्नी और बेटे को घर छोड़कर फौरन पुलिस स्टेशन गया था और उसने मेरी किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। थाने में सन्नाटा छाया हुआ था और उसके चेहरे पर घबराहट और पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थी। वो मेरे लिए बेहद परेशान था। वो अभी भी कांपती हुई आवाज में बात कर रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर जो अपनी कुर्सी पर झुके हुए रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे, सर उठाकर उन्होंने आकाश की तरफ देखा और गंभीर आवाज में कहने लगे कि आपकी गाड़ी में आप लोग भी थे। आकाश ने घुटी हुई आवाज में धीरे से जवाब दिया, जी सर, हम अपनी बहन के ससुराल से लौट रहे थे। घर पहुंचने से कुछ देर पहले उसी सुनसान पुराने पुल के सामने से दो लोग अचानक सामने से आ गए। गाड़ी रोककर पापा को उन्होंने जबरदस्ती उठा लिया था। उनके हाथ में बंदूक थी। मैं कुछ नहीं कर सका। मैं चिल्लाया था, रिक्वेस्ट की थी, लेकिन वो फिर भी मेरे पापा को खींच कर ले गए। सर, मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका तो कभी किसी से कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। पता नहीं ये हरकत किसकी है और किसने उनके साथ ये सब कुछ किया है। आप कुछ भी करके मेरे पापा को ढूंढिए। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली और कागजात नीचे रखकर कुर्सी से उठे और फिर कहने लगे कि ठीक है, हमें एफआईआर दर्ज करनी होगी, लेकिन कुछ और बातें जानना जरूरी है। क्या आपके पिता का कोई दुश्मन था? क्या हाल ही में उनका किसी के साथ कोई विवाद हुआ था? खासकर पैसों की तरफ से तो नहीं हुआ था? आकाश ने सर हिलाया और कहने लगा कि नहीं सर, मेरे पापा बहुत ही सिंपल और अच्छे स्वभाव के इंसान हैं। इतने साल के रिकॉर्ड में उनका आज तक किसी के साथ कोई टकराव नहीं हुआ, बल्कि वो तो लोगों के साथ बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं। इंस्पेक्टर ने फौरन मेरे बेटे की तरफ देखा और कहा, ये बात बहुत अजीब है। मुझे तो ये चोरी का केस लगता है। घर परिवार की आदतों की रूटीन, प्रॉपर्टी की डिटेल, सब कुछ मुझे चाहिए। पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने जूनियर को इशारा करते हुए कहा था और कुछ सिपाहियों से कहा था कि तुम लोग तैनाती वाली टीम लेकर पुराने पुल की जगह पर जाकर सबूत इकट्ठा करो और आसपास की सीसीटीवी फुटेज भी चेक करो। मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर इंस्पेक्टर ने हाथ में रखी हुई फाइल की तरफ नजर घुमाई और आकाश से बोले, अगर आपको किसी रिश्तेदार, पड़ोसी या घर में काम करने वाले नौकरों पर कोई शक हो तो हमें ज़रूर बताना, क्योंकि हमें छोटी से छोटी जानकारी भी बहुत बड़ा इशारा दे सकती है। आकाश ने तकलीफ के साथ सर झुकाकर कहा था कि जी सर, मैं हर बात याद करने की कोशिश करूंगा। बस आप मेरे पापा को जल्द से जल्द और सुरक्षित ला दीजिए। आकाश, मेरा बेटा, अब फूट फूट कर रोने लगा था। मेरे बेटे की आवाज़ भारी हो रही थी। पुलिस वाले उसे पानी दे रहे थे, लेकिन उस समय एक पिता की जान और बेटे की बेबसी ने उस थाने की हवा को भारी कर दिया था। पुलिस स्टेशन की दीवार पर लगी हुई घड़ी रात के 3:30 दिखा रही थी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। पुलिस इंस्पेक्टर रिपोर्ट की फाइल के पन्ने पलट रहे थे जब अचानक उन्होंने सर उठाया। आकाश कुछ समय के लिए उनको देखता रहा था। फिर उसने फाइल टेबल पर रखते हुए धीरे से सोचते हुए बोला, एक ज़रूरी बात पूछनी रह गई थी आपसे। आपके पास आपके पापा की हाल फिलहाल की कोई फ़ोटो है? मेरे बेटे ने बिना कुछ कहे तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकाला। उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने स्क्रीन अनलॉक की और गैलरी में जाते हुए एक फ़ोटो दिखाई, जो उसी दिन के फंक्शन की फ़ोटो थी
जो मेरे बेटे ने अपने साथ अपने ही मोबाइल से ली थी। उसने कहा था, ये आज की ही फोटो है, मेरी बहन की ससुराल में जहाँ शादी थी वहाँ की है। पापा यहाँ बहुत खुश थे क्योंकि बहुत टाइम बाद अपनी बेटियों से मिले थे। मेरे बेटे ने पुलिस इंस्पेक्टर के आगे फ़ोन बढ़ाते हुए कहा। इंस्पेक्टर ने मेरी तस्वीर ध्यान से देखी, जिसमें मैंने चमचमाती हुई सोने की चेन अपने गले में पहनी हुई थी, जो तस्वीर में भी ध्यान खींच रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने कुछ लम्हों के लिए पिक्चर को जूम करके देखा, फिर आंखें फोटो में टिकाकर कहने लगे, ये जो उनके गले में चेन है, क्या वो इसे हमेशा पहनते थे? आकाश ने गहरी सांस लेकर सर हिलाया कि जी सर, ये मेरी मम्मी ने उन्हें एनिवर्सरी पर गिफ्ट की थी। मेरी मम्मी की आखिरी निशानी है और पापा इसको हमेशा पहने रहते हैं। मैंने कई बार पापा से कहा था कि शहर का माहौल बहुत ख़राब चल रहा है, आप इस चेन को उतारकर घर से बाहर निकला कीजिए, मगर पापा कहते थे कि बेटा, ये तुम्हारी माँ की निशानी है, मैं इसे हमेशा पहने रहता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी माँ मेरे साथ है। मैं इसे खुद से जुदा करूँगा तो मतलब कि तुम्हारी माँ भी मुझसे जुदा हो जाएगी। इंस्पेक्टर ने फिर से फोटो को ध्यान से देखा और फिर अचानक गंभीर होते हुए अपने जूनियर को मोबाइल देते हुए बोला, इस फोटो को फॉरेन सिटी सर्विलांस सेंटर भेजो, हर टोल प्लाजा भेजो, हर तरफ के सीसीटीवी नेटवर्क को अलग खबर करो। अगर ये चेन कहीं नजर आई तो हमें सीधा लिंक मिलेगा। फिर इंस्पेक्टर ने मेरे बेटे से कहा कि अच्छा, अब ये केस सिर्फ किडनैपिंग का नहीं हो सकता, इसके पीछे लूट या फिरौती भी हो सकती है। हम हर एंगल से देखेंगे, लेकिन आपके पिता की ये चेन अब हमारे लिए एक अहम सुराग बन सकती है। मेरे बेटे की आंखें भर आई थी। उसने धीरे से सर हिला दिया था, जैसे उसने पुलिस को सब कुछ सौंप दिया हो। अब बस उम्मीद ही उसका सहारा थी। उसने कहा कि बस सर, आप मेरे पापा सही सलामत ले आइए। वो डरने वालों में से नहीं है, पर अकेले हैं। मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा अगर उन्हें कुछ हो गया तो। मेरे बेटे की आवाज़ गले में अटक गई थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने आकाश को तसल्ली भरे शब्दों में कहा कि फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे, ये वादा है। और यकीन मानिए कि आपके पिता, जैसा कि आपने बताया कि वो बहुत हिम्मत वाले पुरुष हैं, तो वो खुद भी कोई ना कोई सुराग ज़रूर छोड़ेंगे। उधर दूसरी तरफ अगली सुबह निकल आई थी। कमरे में अंधेरा था। छत से टंगी एक पुराने बल्ब की डोरी हल्के से हिल रही थी, लेकिन बल्ब बुझा हुआ था। सिर्फ एक छोटी सी खिड़की जिसमें से हल्की सी रोशनी आ रही थी, और इस धीमी रोशनी में कोने में मैं पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर कसकर बांधा गया था। मेरे हाथ पीछे की तरफ कसे हुए थे और पैर मजबूती से रस्सियों से जकड़े हुए थे। चेहरा पसीने और धूल से भरा हुआ था, लेकिन अभी भी मेरे चेहरे पर डर नहीं बल्कि हिम्मत थी, क्योंकि मैं समझ गया था कि मुझे किडनैप कर लिया गया है। धीरे धीरे मैंने आंखें खोल कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने धीरे से आवाज़ लगाई, कोई है, कोई मुझे सुन रहा है, मुझे यहाँ से निकालो। मेरी आवाज़ उस बंद कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आ गई थी। कुछ पल के लिए सन्नाटा सा छा गया था। फिर मैंने गर्दन मोड़ने की कोशिश की थी, पर कुर्सी की पीठ से मेरी पीठ कुछ इस तरह से लगी हुई थी जैसे हड्डियां लकड़ी में धंस गई हैं। बाहों की रस्सियां हर झटके पर चमड़ी में धंसती गईं और पेट की भी रस्सियां नसों को चुभ रही थी। लेकिन मेरी आंखों में आंसू तब आए थे जब मैंने खुद से बड़बड़ाकर कहा था कि हे भगवान, मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरा पोता कहाँ होंगे? वो किस हाल में होंगे? कहीं इन लोगों ने उन्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया? मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, मगर मेरा चेहरा नहीं झुका था। मैंने कर्राते हुए एक बार फिर कुर्सी को घसीटने की कोशिश की थी। कुर्सी जरा सी खिसक गई थी, लेकिन आवाज़ हुई थी चूर चूर, और फिर सन्नाटा हो गया था। मैं हांफता रहा था, फिर धीरे धीरे होठ बंद करके कहने लगा, नहीं जगमोहन, तू टूटा नहीं है। अभी तू पिता है उस बेटे का जो तेरे लिए रो रहा होगा। तू कमज़ोर नहीं पड़ सकता, किसी भी हाल में नहीं। तभी दरवाज़ा खुला था। हल्की सी रोशनी अंदर आई थी और उसी रोशनी में एक साया उभरा। एक दुबला पतला जवान लड़का, जिसकी उम्र मुश्किल से 20 या 24 साल रही होगी। उसने गंदी सी शर्ट पहनी हुई थी, हाथ में एक स्टील का गिलास, और उसके चेहरे पर लापरवाह उदासी थी। वो धीरे धीरे मेरे करीब आया था और बिना नजर मिलाए कहने लगा, लो बाबूजी, सुबह से तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, तुम्हारे लिए पानी रख रहा हूँ। मैंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए उसकी आंखें नरम हुई थी, लेकिन तुरंत मैंने अपनी आवाज़ सख्त कर ली थी और कहा था, मुझे पानी नहीं चाहिए। मुझे बताओ, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? क्या चाहिए तुम लोगों को मुझसे? लड़के की नज़र झुक गई थी। वो 2 सेकंड के लिए ठिठक गया। उसने कुछ कहना चाहा था, फिर बिना जवाब दिए पलट गया और बाहर चला गया था। दरवाज़ा फिर से बंद हुआ और एक बार फिर कमरे में घना अंधेरा छा गया था।
लेकिन इस बार मेरी सांसें तेज हो गई थी, क्योंकि अब मैं सिर्फ लाचार नहीं था, अब मैं कुछ सोच रहा था। मेरा चेहरा थका हुआ था और आंखें नींद से भरी हुई थी। शरीर में दर्द की थकावट थी, लेकिन मैं थक हार कर बैठने वालों में से नहीं था। तभी अचानक लोहे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और 2 लोग अंदर आए थे। एक लड़का लंबा सा काले कपड़ों में, जिसके हाथों में मोबाइल था और आंखों में गुस्से की लपट साफ नजर आ रही थी। दूसरा लड़का सर झुकाए हुए था और बस उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। लंबे वाले लड़के ने दूसरे लड़के से कहा, जिसका नाम मोनू था। वो सामने आया और अपना मोबाइल मुझे देते हुए गरजते हुए बोला, ये लो और सीधा अपने बेटे को फ़ोन करो और कहो कि शाम तक 1 करोड़ रुपए का बंदोबस्त कर दे और पैसे लेकर काशी मंदिर के पीछे वाले मैदान में एक बैग में भरकर रख जाए। और सुन बुड्ढे, अगर तेरे बेटे ने पुलिस को खबर दी तो तेरी लाश मिलेगी उसको वहाँ। और ज़्यादा चालाकी मत करना बुड्ढे। मैं खामोशी से उसे देखता रहा था। फिर अचानक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मैंने हंसना शुरू कर दिया था। वो मुझे देखकर चौंक गया और कहने लगा कि हंस क्यों रहा है, क्या हमने कोई मजाक किया है? उसने मेरे पास आकर अपना हाथ लहराकर कहा था। मैंने नज़रें मिलाते हुए उससे कहा कि तेरे बोलने का अंदाज ही कुछ ऐसा है बेटा कि मुझे हंसी आ गई। सुन बेटा, तू 1 करोड़ रुपए मांग रहा है, लेकिन क्या तुझे पता है कि मेरे बेटे के पास तो 1 रुपया भी नहीं है? वो गुंडा मोनू हैरान रह गया और कहने लगा, ये तू क्या कह रहा है? मैंने गहरी सांस ली और कहा, मैं सच कह रहा हूँ। मैं कोई बेवकूफ़ थोड़ी हूँ जो अपनी सारी जवानी की कमाई अपने बेटे को दे दूंगा। मैंने अभी तक कुछ भी अपने बेटे के नाम नहीं किया है, सब कुछ मेरे नाम पर है। आखिरकार अभी मैं जिंदा हूँ, जो कुछ है वो सब मेरे नाम पर है। मकान, दुकान, फैक्ट्री और ज़मीन भी, बैंक अकाउंट, सब कुछ। मेरा बेटा तो बस मेरा काम देखता है, बाकी सब कुछ मेरे हाथ में है। मोनू अब थोड़ी देर को चुप रह गया था, फिर थोड़ा रुककर कहने लगा कि अच्छा, तो असली मालिक तू है, तो फिर बेटा क्यों, तू ही हमें सब कुछ दे दे। चल, क्या क्या है तेरे पास, वो सब कुछ हमें दे दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैंने गहरी नज़र से उसे देखा, फिर कहा कि हाँ हाँ, मैं तुम्हें सब दे दूंगा। मुझे अपनी जान ज़्यादा प्यारी है, पैसा या जायदाद नहीं। मोनू ने दूसरे लड़के को इशारा करते हुए कहा। वो मोबाइल निकालने लगा। तभी मैंने फिर से कहा, मगर एक दिक्कत है। मेरी पत्नी के सारे गहने, मेरी सारी रकम और मेरी सारी जायदाद के कागज़ सब कुछ बैंक के लॉकर में है और लॉकर की चाबी वो हमेशा मेरे पास रहती है और वो अभी भी मेरे पास है। मोनू मेरी बात सुनकर कहने लगा कि अच्छा, तो तू हमें बेवकूफ़ बना रहा है, जो तू बोलेगा वो हम मान जाएंगे। तभी मैंने कहा, हाँ, तुम मेरे हाथ खोल दो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। मोनू ने अपने साथी को इशारा किया और फिर उसने मेरे हाथ खोल दिए थे। मैंने अपने कुर्ते की जेब से चाबियां निकालकर उन्हें दिखाई थी। मैंने कहा, देखो, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मेरे हाथ में सच में चाबी देखकर मोनू और उसका साथी चौंक गए थे। मोनू धीरे से गुर्राया। मैंने कहा, मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे बैंक ले जाना पड़ेगा। मोनू झुंझलाते हुए कहने लगा कि अब क्या मुसीबत है, अब तुझे बैंक भी ले जाना पड़ेगा। मैंने आंखें बंद की और मन में सोचा, बस अब एक मौका और मिल जाए और मैं इनको ऐसा चकमा दूंगा कि ये लोग याद रखेंगे। मोनू अपने साथी की तरफ देखकर कहने लगा कि कल सुबह तैयार रहना, इसके साथ बैंक जाना है। मैंने कहा, लेकिन उसके लिए भी एक शर्त है, तुम्हें मेरी चेन वापस करनी होगी, क्योंकि मैं हमेशा ही वो चैन पहने रहता हूँ जो तुम लोगों ने छीन ली है, क्योंकि सब मेरी उस चेन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं अक्सर बैंक भी जाता रहता हूँ और वहाँ मेरे जानने वाले बहुत लोग हैं। अगर मेरे गले में किसी ने वो चेन नहीं देखी तो लोगों को शक होने लगेगा, क्योंकि मेरी वो चेन अक्सर लोगों की नज़रों में रहती है और तुम लोगों ने भी तो मेरी चेन ही चोरी कर ली है। मोनू ने अपना दिमाग लगाकर सोचा कि ये सही कह रहा है। हमारी नज़र भी तो सबसे पहले इसके गले में पड़ी हुई चेन पर गई थी। बुड्ढा बहुत अमीर लगता है, अगर इतनी मोटी चेन है तो और भी कुछ होगा, तभी तो हमने इसे किडनैप किया है। उन्होंने मेरी चेन मुझे वापस कर दी थी और अगली सुबह उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठाया और अपने साथ बैंक ले गए थे। हालांकि मैं अक्सर बैंक जाया करता था, मेरा बैंक में अकाउंट था और वहाँ से मैं लेन देन किया करता था, क्योंकि जितने भी कारोबार के पैसे थे वो सभी मेरे अकाउंट में आते थे। मेरे बेटे ने अभी तक अपने अकाउंट से कोई भी पैसों का लेन देन नहीं किया था, इसलिए वो मुझे अपने साथ हर बार बैंक लेकर जाता था। बैंक के काफ़ी सारे लोग मुझे और मेरे बेटे को अच्छी तरह से जानते थे। उस दिन जैसे ही मैं काउंटर पर पहुंचा तो वो दोनों लड़के मेरे पीछे खड़े हो गए थे और कहने लगे कि बस जल्दी से अपना काम करो और यहाँ से फरार होना है।
और हाँ, ज़्यादा होशियारी मत करना, वरना हमारे पास हथियार है, यही तुम्हारी जान ले लेंगे। मैंने उनसे कहा कि मुझ पर भरोसा रखो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, पैसे से भी ज़्यादा प्यारी। बैंक का माहौल शांत था। क्लार्क अपने अपने काउंटर पर काम में लगे हुए थे। काउंटर पर बैठे वर्मा जी पिछले कई सालों से मुझे जानते थे। वो मुझे देखकर मुस्कुराए और कहने लगे, जगमोहन जी नमस्ते, सब ठीक है ना? मैंने कहा कि जी सब ठीक है। फिर मैंने पहले अपना दांव चला। मैं आगे बढ़ा और फॉर्म भरा, लेकिन जब सिग्नेचर करने लगा तो मेरी उंगलियों ने अलग ही कहानी लिख दी थी। फॉर्म के नीचे एक छोटा सा कागज़ खिसकाकर बहुत साफ और तीखे शब्दों में मैंने लिखा, मैं जगमोहन सिंह हूँ, मुझे अगवा कर लिया गया है। ये दोनों लड़के मुझे मजबूर कर रहे हैं पैसे निकालने को। पुलिस को तुरंत बुलाओ। एक गुंडे ने सफ़ेद शर्ट पहनी है और दूसरा ब्लू शर्ट में बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा हुआ है। इन लोगों के पास हथियार भी हैं। मुझसे कुछ मत कहना, बस इशारा कर देना कि सब ठीक है। मैंने वो नोट स्लिप बुक के साथ अंदर दबाकर फॉर्म के साथ वर्मा जी को दे दी थी। चेहरे पर वही झुकी हुई मासूमियत बनाए रखी। वर्मा जी ने फॉर्म लिया जैसे वो हमेशा लिया करते थे, लेकिन उनकी आंखें अब मेरी आंखों से मिली और मैंने बहुत मामूली सा सर हिलाकर इशारा किया था। मेरी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं बदले थे। वर्मा जी फौरन उठे और कहने लगे, मैं अभी आता हूँ, सीनियर से साइन करवाकर आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। और ऐसा बोलकर वो जल्दी से बैंक के मैनेजर रूम में चले गए थे और घुसते ही वो स्लिप दिखाते हुए उन्होंने कहा कि जगमोहन जी को किडनैप किया गया है, तुरंत पुलिस को फ़ोन करो। मैं अब दूसरी चाल के लिए तैयार था। गुंडे थोड़ा बेचैन हो रहे थे। एक ने कहा था, क्या इतना टाइम लगता है पैसे निकालने में, कोई गड़बड़ तो नहीं है? तभी दूसरे ने कहा कि अरे हाँ, बैंक के काम में बहुत देर लगती है। फिर एक मेरे पास आकर कहने लगा कि कितना टाइम लगेगा, जल्दी करो। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, बैंक की प्रक्रिया ही धीमी है बेटा, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, बस 2 मिनट और फिर उन दोनों का चेहरा शांत हो गया था, लेकिन मन कह रहा था कि बस अब टाइम आ गया है। और तभी सायरन की आवाज़ आई। बाहर पुलिस की जीप रुकी और 3 पुलिस वाले फुर्ती से अंदर घुस आए थे। गुंडे हड़बड़ा गए। एक ने जैसे ही भागने की कोशिश की तो मैंने पूरी फुर्ती के साथ अपनी सारी ताकत समेटकर अपने पैर से उसे जोरदार अड़ंगा दे मारा था। वो लड़खड़ाया और अगले ही पल मैंने उसे जमीन पर गिरा दिया था। दूसरे गुंडे ने जेब से कुछ निकालने की कोशिश की थी, शायद अपने हथियार, लेकिन तभी एक कांस्टेबल ने आकर उसे फुर्ती से पीछे से झपट लिया था। इंस्पेक्टर साहब ने मेरी तरफ देखा, उनकी आवाज़ में सम्मान था। दोनों गुंडे पकड़े गए थे। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि आज आपकी बहादुरी और समझदारी की वजह से वो दोनों गुंडे पकड़े गए हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने फौरन मेरे बेटे को फ़ोन करके बता दिया था कि आपके पिता मिल गए हैं। मेरी बहू, पोता और मेरा बेटा तीनों ही मुझसे मिलने के लिए आ गए थे। मेरा बेटा फौरन मुझसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा था, जबकि मैंने देखा था कि मेरा पोता भी मुझे बुरी तरह से याद कर रहा था। बहू एक तरफ नज़र झुकाकर खड़ी हुई थी। पुलिस वालों को सब कुछ पता चल चुका था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपकी हिम्मत को सम्मान देता हूँ। आप उन लोगों को बेवकूफ़ बनाकर बैंक तक लेकर आए और आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उनको पुलिस के हवाले करवा दिया। आपको डर नहीं लगा? आप भी तो पकड़े जा सकते थे, क्योंकि बैंक के लॉकर में तो आपकी कोई भी जायदाद नहीं रखी हुई थी। आपने सब कुछ तो पहले ही अपने बेटे के नाम कर दिया। बैंक के अकाउंट में तो आपके कारोबार के पैसे आते हैं, जिनका लेन देन आप करते रहते हैं। मैंने कहा, अगर मैं उन गुंडों से कह देता कि मैं सब कुछ अपने बेटे के नाम कर चुका हूँ, तो वो लोग मेरे बेटे की जान के दुश्मन बन जाते। शायद मेरे बेटे को या उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकते थे। गुंडों को यही पता था कि मैं इस घर का मालिक हूँ और सब कुछ मेरे नाम पर है, इसीलिए उन्होंने मुझे अपने लालच का निशाना बनाया। मैं कुछ भी करके अपने बेटे और उसके परिवार को किसी भी मुसीबत में नहीं आने देना चाहता था। इसीलिए मैंने उन लोगों से झूठ बोला था और उनको चालाकी से बैंक तक लेकर आया था। मेरा बेटा और बहू नज़र झुकाकर खड़े हुए थे। पुलिस वाले मेरी बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। तभी धीरे धीरे चलते हुए बहू मेरे करीब आई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप हमारे बारे में कितना सोचते हैं और मैंने क्या किया? हमेशा आपको बुरा समझा, कभी आपकी कदर नहीं की। आज मुझे एहसास हुआ है कि आपको सिर्फ अपने बेटे की ही नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार की कितनी चिंता है। और आपका पूरा परिवार भी तो हमसे ही है। अगर हम नहीं तो फिर आपका परिवार भी नहीं। और मेरे पैर छूकर वो फूट फूट कर रोने लगी थी और कहने लगी
कि आपने हम सबको बचाने की खातिर अपनी जान खतरे में डाल ली। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी पापा। मैंने बहू से कहा कि नहीं बहू, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें एहसास हो गया, यही बहुत है बेटी। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता हूँ, तुम्हें अपनी बेटियों के समान समझता हूँ, बस और कुछ नहीं। तभी आकाश आगे बढ़ा और कहने लगा कि रागिनी, मेरे पापा और मेरी मम्मी शुरू से ही ऐसे हैं। इन लोगों ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। पुलिस वालों ने मेरी खूब तारीफ की थी, मुझे सम्मानित किया था, और उसके बाद जब हम लोग घर पर आए तो जिंदगी एक अलग मोड़ पर चलने लगी थी। जिंदगी में खुशियां वापस लौट आई थी। रागिनी अब बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर दिखने लगी थी और मेरा ख्याल रखने लगी थी। बस मुझे और क्या चाहिए था। मेरी जिंदगी और मेरी कहानी यहीं पर पूरी हो गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।